नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, जिनकी इच्छा है आगे फ्यूचर में डॉक्टर बनने की, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी करंटली पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले क्या हुआ, कुछ साल मैं इसलिए कह रहा हूँ, साल 1.5 साल पहले की ही बात है कि नेक्स्ट एग्जाम्स को, एग्जिट एग्जाम्स को एंटर कर दिया गया एक करिकुलम के अंदर, उसको चेंज कर दिया गया एमबीबीएस के। एमबीबीएस में क्या होता है कि आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उस डॉक्टर की पढ़ाई का जो करिकुलम है, जो उसमें आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसका आप हर साल एग्जाम देते ही हैं। एग्जाम्स में भी प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है और रिटन एग्जाम भी होता है, थ्योरी एग्जाम्स भी होते हैं, वाइवास भी वहाँ पे होते हैं। तो इस तरह के जो आप एग्जाम्स दे रहे हो, उसमें आप हर तरह की पढ़ाई कर रहे हो, आप उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी पूरा जोर लगा रहे हो। हर साल जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, उसकी आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी पड़ती हैं। प्रैक्टिकल फाइल्स में बहुत सारी ड्राइंग्स हैं जो इन स्टूडेंट्स को करनी पड़ती हैं। बहुत मेहनत करते हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स। ये इतनी ईजी पढ़ाई नहीं है, आप इसको ये मत समझिए कि बहुत आराम से बच्चा भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। पढ़ाई टफ है, पढ़ाई मुश्किल है, और इसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। और इस अभी का जो करिकुलम है वो इतना टफ करिकुलम है, ऑलरेडी इतना अननेसेसरी ओवरलोडेड करिकुलम है, और बहुत पुराना है। उसका जो करिकुलम का डिज़ाइन है बहुत ही पुराना है, आप समझ लीजिए 50-60 साल पुराना करिकुलम ही अभी लगातार चलते चला जा रहा है, उसको ढंग से बदला नहीं गया है। तो उस करिकुलम की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो पहले ही बेचारे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। वो पहले ही उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे मैं कई स्टूडेंट्स को देखा है, अपने आँखों से देखा हुआ है, जो बेचारे इस स्ट्रेस की वजह से या तो आत्महत्या बेचारे कर लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जो इस स्ट्रेस की वजह से पागल होने की कगार पे पहुँच जाते हैं। वो स्टूडेंट्स जो इस तरह की एजुकेशन, इतनी टफ एजुकेशन की वजह से ड्रग्स का सेवन तक करने लग जाते हैं। अब मैं जब ड्रग्स की बात कर रहा हूँ तो वो सिगरेट, बीड़ी, शराब, गुटखे, तंबाकू, हर तरीके का जो ड्रग आपको अवेलेबल है, वो उस तरीके का ड्रग्स वो लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा वो स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं। ये पढ़ाई इतनी मुश्किल ऑलरेडी बनी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, एक बड़ा अच्छा दिमाग लगाया, सरकारों ने बड़ा दिमाग लगाया इसमें। और ये जो आपने देखा होगा एनटीए बनाया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, और उसी तरीके से एनएमसी बनाया, नेशनल मेडिकल काउंसिल। इन्होंने क्या किया मिलकर के, ऐसा करते हैं इसको और टफ किस तरीके से बनाया जाए, और मुसीबत कैसे बच्चों के लिए क्रिएट की जाए, ये सोचते हुए इन्होंने एग्जिट एग्जाम्स लगा दिए। अब एमबीबीएस में एग्जिट एग्जाम्स क्या है, एग्जिट 1 है, एग्जिट 2 है। एमबीबीएस में जैसे आप 4 साल पढ़ाई कर रहे हो, 5वां साल जो है आपका इंटर्नशिप का है, जिसमें आप प्रैक्टिकल पेशेंट्स के ऊपर काम करके उसके साथ साथ आप सीखते रहते हो, उसके साथ साथ पढ़ते भी रहते हो। ये है आपका जो लास्ट का जो फाइनल ईयर होता है, उसमें ये किया जाता है एमबीबीएस में। ज़्यादातर जगहों पर साल या 1.5 साल की जो है वो इंटर्नशिप होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा मुसीबत वाला, ज़्यादा टफ, ज़्यादा स्ट्रेसफुल कैसे बनाया जाए बच्चों के लिए, ये सोचते हुए इन्होंने एग्जिट एग्जाम्स को इंक्लूड कर दिया करिकुलम के अंदर। अब एग्जिट एग्जाम्स वो करिकुलम में कर क्या रहे हैं, पहले तो ये चीज़ हमको सोचनी चाहिए। एक तो बच्चा पहले ही पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद हर साल वो एग्ज़ाम दे रहा है। हर साल एग्ज़ाम देने के बीच में उसके जो कॉलेज है, उसका कॉलेज इंटरनल एग्ज़ाम्स भी लेता है। अब इंटरनल एग्ज़ाम्स कई बार साल में 2-2 बार भी लिए जाते हैं, हर सेमेस्टर के बाद कई बार लिए जाते हैं। कुछ जगहों पर वो 2-3 महीने के बाद भी होते हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो आप ये चीज़ देखिए कि क्वार्टरली एग्जाम्स भी आप ले रहे हो, या फिर आप सेमेस्टर एग्जाम्स तो ले ही रहे हो, फिर आप सालाना एग्ज़ाम आप ले ही रहे हो। फिर हर साल एग्ज़ाम लेने के बाद आपके दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आ गई कि हम ऐसा करते हैं, हम एक एग्ज़ाम और डाल देते हैं बीच में, जिसको हम एग्जिट 1 बोलेंगे। वो एग्जिट 1 क्या करेगा, वो 4 साल की पढ़ाई को असेस करेगा। अब जितने भी आपने 4 साल में पढ़ाई करी है, वो 4 साल की पढ़ाई का आपको फिर से एग्ज़ाम देना है। फिर आपको उसका स्किल एग्ज़ाम भी देना है, उसमें एक स्किल लैब होगी, उस स्किल लैब के ऊपर भी आपको कुछ सिखाया जाएगा, तो उस स्किल लैब का आपको एग्ज़ाम देना है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सभी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर वो स्किल लैब की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने ही ऐसे आप जाके देख लीजिए, प्रोफेसर्स होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, जो भी पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे, उनको खुद को भी उतनी स्किल नहीं आती है जितनी स्किल उसमें रिक्वायर्ड है। और ये हिमाचल प्रदेश के हालात नहीं, पूरे इंडिया के हालात हैं। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे जहाँ पर स्किल लैब नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे जिनके जो प्रोफेसर्स हैं उनको खुद को स्किल नहीं है। तो जब वो खुद के पास ही उनके पास स्किल नहीं है, बच्चों को क्या सिखाएंगे? और उन बच्चों के ऊपर वो प्रेशर क्यों दिया जा रहा है? जब 4 साल आपने एग्जाम ले लिया, फिर चौथे साल के बाद फिर से आपने एक और एग्जाम ले लेना है,
फिर वो बच्चे बेचारे उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेंगे। फिर उसमें ये कह दिया जा रहा है कि अगर आप वो पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं होगे तो आप इंटर्नशिप नहीं कर पाओगे। इंटर्नशिप पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको वो एग्ज़ाम किसी ना कैसे तरीके से पास करना होगा। मैं आपको जितनी भी ये बात बता रहा हूँ, ये जितने भी सोर्सेज़ हैं, ये जितना न्यूज़ में छपा है, जितना इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल था आज से साल पहले, मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये कहते हैं कि चलो आपको इंटर्नशिप दे दी, आपने पास कर लिया, मान लीजिए एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद आपको इंटर्नशिप आ गई, आपने इंटर्नशिप क्लियर करी, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, अब आपने उसमें भी पढ़ाई करनी है, उसमें आपको प्रैक्टिकली भी काम करना है, वो सब कुछ किया आपने, मेहनत करी। बच्चा बेचारा बहुत स्ट्रेसफुल रहा, उसकी ज़िंदगी जो है पहले ही बुरी तरीके से हमने ख़राब करके रखी हुई है इन पढ़ाइयों की वजह से। वो करता रहा, चलो जैसे तैसे उसने अपना पूरा जोर लगाया। फिर उसके बाद उसको एग्ज़िट 2 एग्ज़ाम भी देना है भाई साहब। फाइनल एग्ज़ाम तो देना ही देना है, लेकिन उसके साथ एग्ज़िट 2 एग्ज़ाम देना है। अब एग्ज़िट 2 एग्ज़ाम किस लिए? 5 साल की पूरी पढ़ाई, फिर से वो स्किल्स, वो सबका टेस्ट, और उसके बाद वो फिर आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ जी, अब आपको हमने जो है सर्टिफिकेट दिया कि तुम डॉक्टर बनने के लायक हो। तब तुम्हारे को जो है डॉक्टर की डिग्री दी जाएगी। तो ये जो आप 5 साल जो आप पढ़ाई कर रहे हो, 5 साल में आप 5 बार एग्ज़ाम दे रहे हो, उसका क्या? वो वेस्ट है। उसकी फिर या तो यार कहीं तो एग्ज़ाम कम करो। आप बच्चों की ज़िंदगी को और ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्यों बना रहे हो? जितनी भी दुनिया, यार मैं ऐसा नहीं है हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ या भारत देश की बात कर रहा हूँ। मैं दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में भी जाके आ चुका हूँ और मैं खुद दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ में काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं होता। हर कंट्री जो है, हर देश दुनिया जो है, दुनिया के जितने भी अच्छे-अच्छे से अच्छे देश हैं, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो पीछे नहीं जा रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम पीछे जा रहे हैं। आगे चलने के बजाय हम पीछे जा रहे हैं। दुनिया में क्या बोल रहे हैं? दुनिया में ऐसा बोल रहे हैं कि एमबीबीएस को 5 से 4 साल का कर दिया जाए। दुनिया में सब जगह ये बात हो रही है कि एमबीबीएस को इतना स्ट्रेसफुल ना बनाया जाए, 5 साल से कम करके 4 साल का कर दिया जाए और उसमें उनको अच्छी तरह से स्किल सिखाई जाए, उनको प्रैक्टिकली चीज़ें करनी सिखाई जाएँ, ज़्यादा थ्योरेटिकल की तरफ ज़्यादा ज़ोर ना दिया जाए। अगर थ्योरेटिकल कराना है तो पहले साल 2 साल थ्योरेटिकल करा दो, पर लास्ट के जो 2 साल हैं उसमें उनको पूरा अच्छे ढंग से प्रैक्टिकली सिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। पेशेंट्स के साथ उनको जो है इंटरेक्ट करवाओ, पेशेंट्स के साथ उनको बिठाओ, पेशेंट्स कैसे देखते हैं, कैसे उनको ट्रीट करते हैं, कैसे-कैसे दवाइयाँ देते हैं, किस-किस तरीके से उनकी टेस्टिंग होती है, कैसे उनको पता चलता है कि कौन-सी बीमारी है, वो सब चीज़ें उनको सिखाओ। ये सारी दुनिया जो है इस तरफ को चल रही है, लेकिन भारत देश क्या कह रहा है? नहीं-नहीं, लिख-लिख के काम करो, लिख-लिख के दिखाओ। अभी तक जो बच्चे हैं वो बेचारे प्रैक्टिकल फाइलों में वही सेम डायग्राम बना रहे हैं जो डायग्राम किताब में ऑलरेडी छपा हुआ है। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्या मानसिकता है आप लोगों की? जो जो चीज़ आपके किताब के अंदर बनी हुई है, उसको बार-बार बनाने से क्या होगा? उसको 50 बार ड्रॉ करने से क्या होगा? आपने क्या डॉक्टर को आर्टिस्ट बनाना है? पेंटर बनाना है? क्या बनाना है अपने डॉक्टर को? इन देशों में, जो बड़े देश हैं, क्या इन देशों में इस तरह की चीज़ें होती हैं? इन देशों में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। इन देशों में ये कहा जाता है, ये तो डायग्राम आपकी किताब में बना हुआ है। उस डायग्राम को वो समझाते हैं कि ये डायग्राम का मतलब क्या है? ये डायग्राम असल ज़िंदगी में कैसा दिखता है? अगर कोई सेल है तो असल ज़िंदगी में कैसा दिखता है, उनको माइक्रोस्कोप से दिखाया जाता है। अगर किसी टिश्यू को की डायग्राम है तो टिश्यू को उनको असल में दिखाया जाता है, बॉडी में दिखाया जाता है कि ये देखो बॉडी में ये टिश्यू कैसा दिखाई देता है। ये डायग्राम बना हुआ है किताब में, ऐसा बताया जाता है। अगर किसी हड्डी का डायग्राम बनाए तो उनको वो हड्डी असल में दिखाई जाती है, बताया जाता है कि ये हड्डी देखो असल ज़िंदगी में ऐसी दिखती है। उनसे वो ड्रॉ नहीं करवाते हैं कि दोबारा से ड्रॉ करो, दोबारा से प्रैक्टिकल फाइलों में उसको बनाते रहो डायग्राम को। क्यों अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी आप जो है तबाह कर रहे हो? क्यों उनका जो दिमाग है उसको तबाह कर रहे हो? उनकी जो सोचने की शक्ति है, उनकी जो साइकोलॉजी है, उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनका जो जो पूरा एक पर्सनैलिटी, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उनको स्ट्रेस दे के। आप इतना भी नहीं सोचते हो कि बच्चे जो हैं एक यंग एज में, जवानी में आत्महत्याएँ कर रहे हैं, आप इतना नहीं सोचते? आप इतना नहीं सोचते कि एक यंग बच्चा जो है वो स्ट्रेस में जा रहा है, उसको बीपी की शिकायत हो रही है, उसको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो रही है, उसको और कई तरह की समस्याएँ हो रही हैं। आप इतना नहीं देखते हो? थायरॉइड जैसी चीज़ें जो हैं आजकल बच्चों को हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से। इतना स्ट्रेस ज़िंदगी में बढ़ चुका है, पहले ही। फिर उनको कॉम्पिटिशन तो है ही है बेचारों को। कॉम्पिटिशन से वो पढ़ाई के अंदर आएँगे,
एमबीबीएस करने के। जब वो एमबीबीएस के अंदर एंट्री लेंगे फिर देखेंगे फिर ये सारी समस्याएं हैं, फिर इतना उनको पंगा करना पड़ेगा। उसके बाद वो बेचारे जाकर के कहीं उससे पास होंगे, पास होने के बाद उनको कागज मिलेगा, डिग्री मिलेगी, फिर नौकरी ढूंढने के लिए उनको फिर से कंपटीशन है। तो कितना हमने उनको ऑलरेडी स्ट्रेस दिया हुआ है, उसको थोड़ा तो कम करो, कहीं पे तो कम करो। 5 से 4 साल नहीं बना सकते, 5 साल की ही डिग्री रखना चाहते हो, रखो 5 साल की, कम से कम उसके सब्जेक्ट्स को तो इम्प्रूव करो। वो बाबा आदम के ज़माने के 50 साल पुराने सब्जेक्ट तो मत रखो। अगर रखे हैं 50 साल पुराने सब्जेक्ट तो उनको आज के मॉडर्न तरीके से तो पढ़ा सकते हो, कि पढ़ाना भी वो बाबा आदम के ज़माने से ही है। ये समझ नहीं आता मुझे क्या लोगों की थिंकिंग है। और ये जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, क्या ये भी आवाज़ नहीं उठा सकते? मैं बहुत सारे टीचर से मिला हूँ भाइयों, दोस्तों, मेरी बात को समझो। मैं बहुत सारे प्रोफेसर से मिला हूँ, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं इन मेडिकल कॉलेजेस में। मैंने उनसे पूछा, आपको पता है एग्जिट एग्ज़ाम 1 या एग्जिट एग्ज़ाम 2 का मतलब क्या है? तो बोलते नहीं, हमें तो पता नहीं है, इसकी क्लैरिफिकेशन हमें मालूम नहीं है अच्छे से। तो उनको खुद को तो पता नहीं है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बहुत से मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का ये हाल है। और हिमाचल प्रदेश के तो मैं आपको बता रहा हूँ, हार्डली 2 या 3 ही मेडिकल कॉलेजेस होंगे जिनको उसका मतलब ढंग से पता है, नहीं तो उनको मतलब ही नहीं पता है। वो क्या कहते हैं कि यार अभी तो वो जो बैच है वो पहुंचा ही नहीं है उस स्टेज पे। जब वो बैच उस स्टेज पे पहुंचेगा, जब हमें उसे अप्लाई करना होगा, तब देखेंगे कि क्या होता है। फिर तब क्या देखोगे? पहले समझो ना क्या होगा। स्टूडेंट्स को तभी तुम डायरेक्शन दोगे, स्टूडेंट्स को तभी तुम समझाओगे। कोई अपना काम सिंसियरली करना ही नहीं चाहता। और जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, मैंने उसी समय पर चिट्ठी लिखी थी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी भेजी थी मैंने, और साथ ही साथ मैंने नेशनल मेडिकल कमीशन को भी भेजी थी, एनएमसी में भी भेजी थी, और एनटीए को भी भेजी थी। उसमें मैंने यही कहा था कि एग्जिट 1 एग्जिट 2 को आप हटा दीजिए, अच्छा तरीका नहीं है। साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, ये सब असेसमेंट करने के बाद वो आपको एक तरह से एक डिग्री दे रहे हैं, एक तरह से आपको कागज दे रहे हैं। डिग्री देने से पहले, मतलब मेडिकल की डिग्री देने से पहले एक और कागज दे रहे हैं, जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि आप जो है डॉक्टर बनने के लायक हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत देश को अपने ही पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स के ऊपर, अपने ही करिकुलम के ऊपर, अपने ही डिज़ाइन के ऊपर, अपनी ही एमबीबीएस के ऊपर विश्वास नहीं है। वो विश्वास नहीं करते इस चीज़ के ऊपर। लेकिन फॉरेन से कोई पढ़ के आया हो, बाहर की कंट्री से पढ़ के आया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की कंट्रीज से 4 साल की जो एमबीबीएस करते हैं, कुछ कंट्रीज में 4 साल की ग्रेजुएट एमबीबीएस होती है, वो 4 साल की ग्रेजुएट एमबीबीएस करते हैं लोग। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। उन कंट्रीज की एमबीबीएस को इंडिया में वैलिड माना जाता है। आप ध्यान से समझिए, 4 साल की एमबीबीएस को भी वैलिड माना जा रहा है। यानी कि उनकी एमबीबीएस को आप वैलिड मान रहे हो, उन देशों से पढ़ के जो लोग आ रहे हैं उनको आप ठीक मान रहे हो, लेकिन अपने ही देश से जो पढ़ के आ रहा है आप कह रहे हो नहीं नहीं, तुम तो 2-2 बार एग्जाम और दो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि तुम डॉक्टर बनने के लायक हो या नहीं हो। तो यार क्या तुम लोग पागल हो जो तुम लोग डिज़ाइन कर रहे हो? क्या तुमने डिज़ाइन किया है फिर एमबीबीएस को? इसका मतलब तुम्हें अपना डिज़ाइन ही ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि तुमने क्या करिकुलम बनाया है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा तुमने क्या सब्जेक्ट रखे हैं, तुम्हें खुद को ही विश्वास नहीं है अपने ऊपर। यही बात हुई ना। और इसी मुद्दे को फिर मैंने जो है चिट्ठी के रूप में लिखा था। मैंने आपको जैसे बताया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजा था, एनएमसी को भेजा था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर मैंने उस चिट्ठी को भेजा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उस चिट्ठी के बारे में कोई बात नहीं करी, कोई जवाब मुझे नहीं आया, मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई उसकी। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुझे एक्नॉलेजमेंट एक आई थी, और उसमें ये कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अपनी तरफ से उस चिट्ठी को दोबारा से डायरेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भेजा है। फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूछा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा कि हमने जो चिट्ठी है दोबारा से नेशनल मेडिकल कमीशन को भेजी है, क्योंकि वो करेंगे इसके ऊपर डिसीजन। नेशनल मेडिकल कमीशन से मैं कोई कम से कम नहीं तो 6 बार चिट्ठियाँ उसके बाद मैंने और लिखी, 6 बार मैंने उससे ज़रूर पूछा कि क्या किया आपने, क्या किया, लेकिन आज तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। साल भर में कोशिश करता रहा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद इस चीज़ को अप्लाई कर दिया गया। अप्लाई करने के बाद मैंने जब ये देखा कि ना तो कोई मेडिकल कॉलेज इसके बारे में बात कर रहा है, ना कोई मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर इसके बारे में बात कर रहा है, ना कोई स्टूडेंट इसके बारे में बात कर रहा है, तो मुझे लगा क्या मैं खुद पागल हो गया हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैंने भी जो है फिर उसके बाद दोबारा लिखना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि जब देखो बात ऐसी होती है ना, जब जनता को कोई चीज़ नहीं चाहिए ना तो मैं कितना चिल्ला लूँगा, जब लोगों को कुछ नहीं चाहिए तो मैं कितना चिल्लाता रहूँगा, मैं क्या क्या बदल लूँगा। आप लोगों को मेरा साथ तो देना पड़ेगा ना, जब आप लोग मेरा साथ ही नहीं देते तो मैं क्या कर लूँगा। फिर मैंने यूट्यूब चैनल के ज़रिए वीडियोज़ बनानी शुरू करी। अच्छा, ये मुद्दा एक है, लेकिन इससे पहले कई मुद्दों के ऊपर मैंने आप वीडियोज़ बनाई है। आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने बहुत वीडियोज़ बनाई हैं। लेकिन आप लोग तो मेरी वीडियो देखते भी नहीं हो,
आप लोग उसको सुनते भी नहीं हो। मैं तो वीडियो भी देखो, मेरी रॉ वीडियो होती है, उसके आगे पीछे किसी तरह का कोई ताम झाम नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखें तो कोई भी वीडियो एडिटेड भी नहीं है, यहाँ तक कि उसके ऊपर एडिटिंग भी नहीं की गई है। बिल्कुल रॉ वीडियो है, सीधी। जैसे आप मुझसे बात करेंगे मैं उसी तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी इसमें हेर फेर रखा ही नहीं है। उसके बावजूद आप मेरी वीडियो नहीं देखते हो। आप नहीं देख रहे हो, कोई बात नहीं, आपको नहीं अच्छी लग रही होगी, कम से कम सुन लो यार। आते जाते गाड़ी चलाते होंगे, अपनी गाड़ी में थोड़े टाइम के लिए लगा लो, 20-15-20 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए अगर कोई अच्छी बात सुन भी लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। आप वो भी नहीं करते हो वो लोग। तो जब आप ये जब चीज़ें करते ही नहीं हो, अब आपको अच्छी चीज़ सुननी ही नहीं है, जब आपको अपने मुद्दे जानने ही नहीं है, जब आपको अपने मुद्दों के ऊपर काम ही नहीं चाहिए, जब आप कुछ इंप्रूवमेंट खुद ही नहीं चाहते हो, तो मैं कितनी चिल्ला चिल्ला के कितना इंप्रूवमेंट करवा लूँगा। ये सब सोचते हुए फिर मैंने ये चिट्ठी लिखना जो है बंद कर दिया। उसके बाद एग्ज़िट एग्ज़ाम लागू हो गए। अब लागू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो बैच है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है। जैसे ही वो बैच फाइनल ईयर में पहुँचेगा या 4th ईयर में जैसे ही पहुँचेगा, उसके ऊपर एग्ज़िट एग्ज़ाम लागू हो जाएँगे। पता देखिए किसी को भी नहीं है कि उसको किस तरीके से लागू करना है, पता किसी को भी नहीं है कि इवैल्यूएशन कैसे होगी, पता किसी को नहीं है कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होगा। तो मैं उन सब स्टूडेंट से हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ कि अपने प्रोफ़ेसर से, अपने टीचर से, अपने इंजीनियरिंग, अपने मेडिकल कॉलेजेस से जाकर के ये बात कीजिए, उनसे ये कहिए कि कृपया करके इसके ऊपर क्लैरिफ़िकेशन अभी ले लीजिए, सो दैट कि जब हम वहाँ तक पहुँचे तो हमें पता हो कि हमको क्या-क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब 4th ईयर में पहुँचे तो बेचारे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो कि बेचारे आत्महत्याएँ ना करने लग जाएँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, ये बेचारे वहाँ पहुँचते-पहुँचते बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएँ। मेंटल ना हो जाएँ, पागल ना हो जाएँ, इनकी साइकोलॉजी ना हिल जाए। मैं आप लोगों की चिंता कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सीरियसली अपने प्रदेश के लिए ख़ासकर की और अपने प्रदेश के लोगों के लिए बहुत चिंता ऑलरेडी होती है, और उसके साथ-साथ देश के बाकी बच्चों की भी चिंता है। अगर मैं कुछ आज बन चुका हूँ, कुछ अचीव कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ मेहनत करके कहीं पहुँच चुका हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जो बाकी जो लोग हैं, जो मेरे बाकी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो भी इस जगह तक पहुँच सकें, वो भी अच्छे से अच्छी चीज़ अचीव कर सकें। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरा साथ देना है, नहीं देना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। आपको वीडियो देखनी है, नहीं देखनी, वो आप डिसाइड कर लीजिए। ये मुद्दा देखिए आगे चल कर के बहुत बड़ी समस्या बनने वाला है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आप कृपया करके ये चीज़ को समझो, और अगर हो सके तो अपने टीचर से, अपने मेडिकल कॉलेज से इसकी डिमांड करो कि आप उसकी पूरी ढंग से क्लैरिफिकेशन लेकर आओ और समझो वो एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, क्या कंडक्ट कराया जाएगा, क्या उसमें सिखाया जाएगा, आपको सिखाया जा रहा है या नहीं सिखाया जा रहा है, तो उसकी भी डिमांड करो कि हमें सही ढंग से सिखाओ। अगर नहीं आपको प्रैक्टिकली सिखाया जा रहा है तो आप बोलो कि प्रैक्टिकली सिखाओ। इन चीज़ों की तरफ जो है अपना ध्यान ज़्यादा आप डाइवर्ट करो। अपना ध्यान हमेशा सोशल मीडिया पे लगाए रखोगे, अपना ध्यान अगर ये इंस्टाग्राम पे ही लगाए रखोगे या फेसबुक पे ही लगाए रखोगे, कभी डांस की, कभी कभी कपड़े चेंज करने की, कभी किसी चीज़ की अगर आप वीडियो ही बनाते रहोगे, अगर फेमस होने की कोशिश करते रहोगे, या मेडिकल कॉलेज में कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या है, उसी चीज़ की वीडियो बनाते रहोगे, तो उसी चीज़ में रह जाओगे। अगर आप अपनी सही चीज़ की डिमांड नहीं करोगे, आपको समस्या आएगी। आप चाहो तो अपने सीनियर से भी इसके बारे में बात कर सकते हो। आप चाहो तो अपने टीचर से भी इसके बारे में बात कर सकते हो। हो सके तो उनको भी ये बताओ कि आपको ये डिमांड जो है इसको एक्सेप्ट करना होगा, इसके बारे में जानना होगा, खुद भी अच्छे तरीके से जानो, हमें भी अच्छे तरीके से बताओ। आपका ही इसमें भला है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं तो दूर बैठा हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों? मैं तो यहाँ हूँ, मैं अपना काम कर ही रहा हूँ। मुझे उतना ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही चल रही है। लेकिन मैं अपनी उस लाइफ में पहुँच चुका हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मैं अपने अपने लिए कर रहा हूँ सब कुछ। अपने परिवार के लिए भी कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है। लेकिन आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर किसी को कुछ पता नहीं होगा, फाइनल में जाकर के अचानक से एग्ज़िट 1, एग्ज़िट 2 देखोगे, आप भी घबराओगे, आपको भी दिक्कत होगी, आपकी पढ़ाई पे भी नुकसान होगा। तो आप इन चीज़ों को मत करो। इतनी मेहनत करके एमबीबीएस में आपने एंट्री ली है, इतनी मेहनत करी, इतने कॉम्पिटिशन दिए हैं, तो अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेकार मत बनाओ। भगवान आप सबको सक्सेसफुल बनाए, भगवान आप सबको कामयाब बनाए, बहुत बड़ा डॉक्टर बनाए, बहुत समझदार डॉक्टर बनाए, और आप सबका भला करो दुनिया में। पैसा कमाने को आप सब कुछ ना समझो, बस दुनिया का भला भी करो। इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।